युगवंदना क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का, जो ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर रहेगा और ये शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन रहेगा। कौन सा डेट में कौन सा शिफ्ट में पूछा गया था उस शिफ्ट वाइज सेट रहेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं। आज पहला डे का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है और यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। आंसर यहाँ पे इसका नंबर वाइज नहीं किया हुआ है। ये आंसर आप लोग, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4 ये है। तो जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक तैयार किया जाता है। यानी देखते हैं हम लोग जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। जिप्सम जो CaSO4 2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला होगा। इसको हीट करके, यानी इसको गर्म करने पे क्या होगा, यह रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब गर्म करने पे प्रतिफल क्या तैयार होगा, जो हम लोग देखते हैं। तो प्रतिफल तैयार होगा, यहाँ पे जिप्सम को हीट किया जा रहा है तो इधर ये प्रतिफल हो जाएगा CaSO4 1/2H2O और प्लस निकल जाएगा यहाँ पे 3/2H2O यहाँ पे O देख लेते हैं। CaSO4 ये जिप्सम हो गया और ये यहाँ पे CaSO4 1/2H2O, इसको POP बोलते हैं। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोला जाता है। POP ये तैयार होता है। तो जिप्सम को गर्म करने पे क्या तैयार होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब बनता कहाँ है और किस तरह के पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब बनता है, या प्रतिबिंब हमेशा दर्पण रहेगा तो बनेगा या लेंस रहेगा तो बनेगा, जाहिर सी बात है। तो दर्पण में कौन सा देखते हैं हम लोग। दर्पण में समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और यहाँ लेंस में अवतल लेंस, अवतल और उत्तल लेंस, ये हो गया। देखिए प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है और पर्दे पर इसको प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समतल दर्पण। एक समतल दर्पण ले लिए, यहाँ से एक जो अक्ष से जा रहा है ये लाइन, हमेशा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 लाइट की आवश्यकता होती है। 2 किरण दर्पण पे पड़ेगा तो ही वो प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो पहला ये मुख्य अक्ष से जाएगा, एक दूसरा अक्ष से यहाँ से खींचते हैं। समतल दर्पण में ये दर्पण पीछे से रंग, ये दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता हुआ प्राप्त होता दिखाई पड़ता है। समतल दर्पण में हमेशा बनता है, अगर दर्पण के अंदर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। जाहिर सी बात है, उसको पर्दे पर नहीं लाया जा सकता है। तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं लाया जा सकता है, ये जान लें। काल्पनिक और समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। और एक और
काल्पनिक प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ये यानी समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो इसको पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। अब अवतल दर्पण में हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण में हम लोग देखते हैं ये अवतल दर्पण हो गया, सॉरी, ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ से पीछे का किया हुआ है, यहाँ से ए प्रतिबिंब आएगा और दूसरा किरण यहाँ से आएगा, ये दर्पण पर टकरा के ये पीछे काटता हुआ प्रतीत होगा। यानी समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। ये इस तरह से आप प्रतिबिंब बनाएंगे, जैसे ये हो गया उत्तल दर्पण, तो यहाँ से दो प्रतिबिंब लाएंगे तो इस तरह से प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। यानी अवतल दर्पण दोनों प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी और काल्पनिक प्रतिबिंब भी, काल्पनिक प्रतिबिंब भी। उसी तरह से अवतल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल लेंस दोनों बनाता है, वास्तविक और काल्पनिक। तो आइए हम लोग देखते हैं। पर्दे पे हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा बने या छोटा बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटा बने या बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये जान ले। वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा बने, छोटा बने और हमेशा उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, क्योंकि ये दर्पण के अंदर बनेगा तो जाहिर सी बात है पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। इसको काल्पनिक पर्दे पे नहीं अति किया जा सकता है और ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। ये हम लोग सॉल्यूशन हो गया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। मतलब किसको फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो जानते हैं हम लोग फोटोग्राफी में इस पे भी नंबर वाइज नहीं किया है। सबसे पहले नंबर वाइज हम लोग करेंगे। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। कौन सा फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, यौगिक का प्रयोग होता है। तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। तो Ag अलग, Br अलग और यहाँ भी 2, ये भी 2। इस तरह से इसका सॉल्यूशन आता है AgBr। आइए सिल्वर का उपयोग जानते हैं। और सिल्वर आयोडाइड जो कृत्रिम वर्षा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए। और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो हम लोग वोट देते हैं, जो उंगली पे इंक किया जाता है, यानी वोटर में जो इंक प्रयोग किया जाता है, जो वोट देने के बाद उंगली पे इंक कर दिया जाता है, उसका जो यूज होता है AgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 1 नंबर 2 3 4। एक धारावाही परिनालिका इनमें से
कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये धारावाही परिनालिका होता क्या है। ये धारावाही परिनालिका यह एक, जैसे हो गया एक पाइप लेते हैं हम लोग, खोखले पाइप, बेलनाकार टाइप का, ये बेलनाकार पाइप लेते हैं और ये मृद लोहा का होना चाहिए। मृद लोहा मतलब होता है ये चुंबक नहीं होता है, ये चुंबकीय तत्व नहीं है, और प्लस में इसमें ये विद्युत का कुचालक भी है, यानी इसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता है ये मृद लोहा में। इस पे लेते हैं और इस पे तांबे का तार इस तरह से लपेट दिया जाता है। इस पे तांबे का तार लपेट दिया जाता है और यहाँ पे इसमें करंट दिया जाता है। मान के चले ये बैटरी लगा दिए, प्लस ये माइनस, इसमें विद्युत का प्रवाह किया जाता है। विद्युत का प्रवाह किया जाता है, जाहिर सी बात है विद्युत, जहाँ भी विद्युत प्रवाह होता है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अगर तार है, तार में से अगर विद्युत प्रवाह हो रहा है तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ही, जाहिर सी बात है। जैसे ही बिजली को ऑफ करेंगे चुंबकीय क्षेत्र खत्म, यानी यह अस्थायी चुंबक बनता है। तो इसमें धारा प्रवाह करेंगे तो ये मृद लोहा है जो एक अस्थायी चुंबक के भांति काम करेगा, अस्थायी चुंबक के भांति काम करेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आंसर, इसका उपयोग मृद लोहा के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। जाहिर सी बात है चुंबकित, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाह करेंगे ये चुंबक के भांति काम करने लगेगा। अब यहाँ पे आते हैं, यह छड़ चुंबक की मृद लोहा टुकड़े चुंबकित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, चुंबकित करने के लिए किया जाता है। और यह छड़ है जो चुंबक के भांति काम करने लगेगा, ये भी सही है, ये भी सही है। अब हम यह क्षेत्र रेखा संकेंद्रित वृत्त होगा, क्षेत्र रेखा, इसमें से जो प्रवाह हो रहा है विद्युत, इसमें चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है और चुंबकीय रेखा बन रहा है। ये एक नॉर्थ पोल होगा, यह एक साउथ पोल होगा, मान के चलते हैं। तो नॉर्थ पोल से यहाँ से चुंबकीय रेखा निकलेगा और साउथ पोल के पे जाएगा, इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से। यह अंदर बिल्कुल समांतर होगा और यहाँ पे ये वक्राकार आकार में जाएगा, वक्राकार आकार में। तो क्या यह क्षेत्र रेखा संकेंद्रित वृत्त होगा? बिल्कुल नहीं, परवलयाकार होगा, वक्राकार या परवलयाकार। तो ये गलत है, यानी 1 और 2 सही है, यानी ये वाला आंसर सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम को हम लोग जानते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसमें भी हम लोग कर लेते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। न्यूलैंड का अष्टक नियम परमाणु भार पे आधारित था। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है जो परमाणु भार पे आधारित था, और ये पहला तत्व 8वां तत्व के समान था। बताया गया था कि पहला तत्व है जो 8वां के गुणधर्म समान होगा, यानी ये संगीत के, क्योंकि संगीत में भी 7 सुर थे, उस वजह से इसको कहा जाता है, कहा गया कि संगीत के स्वर पे भी आधारित है। ठीक है, ये इस तरह की पहला तत्व तो 8वां तत्व यहाँ पे आ जाएगा, ये दूसरा तत्व तो यहाँ पे 9वां आएगा, तीसरा तत्व तो यहाँ पे 10वां आ जाएगा। यानी पहला तत्व 8वां के बराबर होगा, दूसरा है जो 9वां के गुणधर्म समान होगा, तीसरा है जो 10वां के गुणधर्म समान होगा। इस तरह से सजाया गया था। लेकिन यह पहला तत्व था, 56 तत्व के इस तरह से सजाया गया था, जिसमें पहला तत्व था हाइड्रोजन और लास्ट तत्व था थोरियम। यहाँ पे आंसर देखेंगे हम लोग, पहला तत्व और लास्ट तत्व हाइड्रोजन और थोरियम, तो आंसर ये फर्स्ट हो जाएगा। और इसके बारे में जानते हैं हम लोग,
पहला तत्व ये हो गया। और ये जो अष्टक रूल लागू होता था कैल्शियम तक ही लागू होता था। और ये अगला इसके अवगुण भी थे। सबसे पहले कैल्शियम तक ही लागू होता था, फिर इसके बाद कोबाल्ट और निकिल को लोहा से Fe से काफ़ी दूर रखा गया था। यह रखा गया था हाइलोजन के साथ। कोबाल्ट और निकिल को हाइलोजन के साथ रख दिया गया था और Fe को लोहा को काफ़ी दूर रख दिया गया था। इस वजह ये भी अवगुण है। और प्लस में इसने आने वाले नए तत्व के लिए खाली स्थान नहीं छोड़ा था, क्योंकि यह कहा कि अब तत्व का खोज नहीं हो सकता, इतने ही तत्व सीमित हैं। ये इसका अवगुण था। आइए हम लोग जानते हैं। और नेक्स्ट अब डोवेरनेर के बारे में हम लोग जानते हैं। डोवेरनेर यह त्रियक नियम सबसे पहले यही दिया था। त्रियक नियम दिया था तत्व के बारे में। यह बताया था कि पहला तत्व और तीसरा तत्व का औसत ये दूसरे तत्व के बराबर होगा। यह भी परमाणु भार के क्रम में ही बताया था कि पहला का परमाणु भर तीसरा का परमाणु भर का औसत दूसरा के बराबर होगा। ये और मेंडलीव का भी परमाणु भार पे ही आधारित था। और इसने सबसे पहले यह आवर्त और समूह के रूप में सजाया था। और हम लोग जानते हैं फिर मोस्ले आया। मोस्ले का आधार आधुनिक पीरियोडिक टेबल था जो परमाणु क्रमांक के आधार पर था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आया जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। 36 नंबर क्वेश्चन। जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। 1 नंबर 2 3 4। तो इसका होता है बैक्टीरिया और कवक। क्योंकि जानते हैं हम लोग बैक्टीरिया जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको डीकम्पोज करने में सहायता करता है बैक्टीरिया। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी खाना पीना हो, कुछ भी हो, ऑर्गेनिक चीज़ हो, उसको डीकम्पोज करता है। यानी पृथ्वी पर्यावरण को स्वच्छ करता है डीकम्पोज करके। फिर कवक हो गया। यह कवक है जो भी ऑर्गेनिक सड़ा गला चीज़ है उसको खाने के रूप में लेता है। तो ये भी पर्यावरण को स्वच्छ करता है। यानी आंसर हमारा जीवाणु और कवक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर से गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य है। यानी सबसे पहले हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण 2 टाइप का होता है। एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का 1 नंबर 2 3 4 अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहाँ पे बोल क्या रहा है, मुख्य अक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है। गोलीय दर्पण देखते हैं हम लोग। सबसे पहले उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। दोनों में सेम ही आएगा, चाहे अवतल दर्पण ले। मुख्य अक्ष के बारे में बोला। यहाँ पे एक ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पे ही यहाँ पे सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे फोकस हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं गोलीय के बारे में। यह दर्पण पर अभिलंब होता है। गोलीय दर्पण का 2 टाइप्स है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। यहाँ पे अवतल दर्पण पे एक मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष पे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता केंद्र, और फोकस इसी पे होता है। यह एक वृत्त का पार्ट है।
एक मान के चलते हम लोग यहाँ पे वृत्त लेते हैं, वृत्त से जो भी सेंटर से यहाँ पे वृत्त के अक्ष पर खींचे वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जानते हैं। तो ये अर्धवृत्त का पार्ट है, तो यहाँ पे सेम वर्क करेगा ये। यहाँ से अगर यह अति पे है तो ये अभिलंब होगा। कोई भी जो भी केंद्र से दर्पण पे अति करता है तो वो 90 डिग्री पे अभिलंब होगा। यहाँ से कोई भी जो मुख्य अक्ष से है वह अभिलंब ही होगा। ये जान गए हम लोग, पहला यानी सही है। अब देखते हैं, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पे स्थित रहता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पे। तो आपतन बिंदु होता क्या है, यह दर्पण है, यहाँ पे आपतित किरण और परिवर्तित किरण कि यहाँ पे अभिलंब, ये तीनों बिंदु होता है। इसी को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यहाँ पे बोल रहा है हमेशा मुख्य अक्ष पे ही होगा, ये तो जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखते हैं मुख्य अक्ष पे भी होगा और कहीं पे भी बनाएंगे, यहाँ पे अभिलंब डालें, ये भी एक अभिलंब है। तो यहाँ से आपतित किरण और ये परिवर्तित किरण, यहाँ भी बन सकता है आपतन बिंदु। ये यहाँ से अभिलंब डाला गया है, यहाँ से आपतित किरण, यहाँ से आपतित किरण और परिवर्तित किरण दोनों, तो यहाँ पे बन सकता है आपतन। यानी ये हमेशा मुख्य अक्ष पे नहीं, कहीं भी दर्पण में बन सकता है, यानी ये गलत है। अभी आते हैं, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पे होता है। ये मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष पे हमेशा ये मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पे ही होता है, ये सही होगा। यानी ये आंसर 4 सही होगा, 1 और 3 सही है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कशेरुकी की यकृत कोशिकाओं में ACR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं ACR। सबसे पहले ER जानेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव जालिका। अंतःप्रद्रव जालिका यह इसका भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होता है, एक ACR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःद्रव जालिका, और एक होता है RER हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरा अंतःद्रव जालिका। यह 2 टाइप्स होते हैं। इसमें इसका मुख्य कार्य क्या होता है ACR का। ACR का सबसे मुख्य कार्य होता है लिपिड और फैट प्रोटीन का निर्माण। लिपिड यानी फैट को ही लिपिड बोलते हैं, फैट, लिपिड और प्रोटीन का निर्माण और प्लस में औषधि और विष का निर्वसीकरण। यहाँ पे क्वेश्चन के ACR द्वारा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसी ACR में ही होता है औषधियों और विषों का निरावीसीकरण करना, यानी ये सही हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, इसका कार्य होता है सबसे पहले राइबोसोम इसमें स्थित होता है। ये प्रोटीन हार्मोन का उत्पादन करता है, प्रोटीन और हार्मोन का उत्पादन करता है। ये इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, बल्ब के फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। देखते हैं हम लोग बल्ब के फिलामेंट को अत्यंत पतला और लंबा। यहाँ पे ऑप्शन प्रतिरोध, सबसे पहले हम लोग को प्रतिरोध जानना होगा। प्रतिरोध क्या है, देखो यहाँ पे अत्यंत पतला किया जाता है यानी क्षेत्रफल को घटाया जाता है। आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है लेंथ का।
यानी हम लोग जैसे ही क्षेत्रफल को घटाएंगे, क्षेत्रफल मान के चलते हैं एक पाइप है, पाइप को यहाँ से काट के और ये आधा कर दिए, क्षेत्रफल घटाएं। क्षेत्रफल जैसे ही घटाएं, जैसे इसमें पानी जा रहा था तो काफ़ी आराम से जा रहा था क्योंकि पाइप यहाँ पे काफ़ी मोटा था। जैसे ही इसका क्षेत्रफल कम किए तो अब क्या होगा, पानी काफ़ी प्रेशर से जाएगा। यानी जैसे ही क्षेत्रफल को कम करेंगे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लाइट जलाने के लिए, तेज़ लाइट जलाने के लिए, ऊष्मा को अति करने के लिए हमेशा प्रतिरोध को बढ़ाना पड़ता है। यानी जैसे ही क्षेत्रफल को घटाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और जैसे ही लंबा बनाएंगे, यानी किसी की लंबाई पहले इतना 5 मीटर था और लंबाई 10 मीटर करेंगे। लंबाई पहले इतना ट्रैवल करता था, अब ट्रैवल करने में इसको जाहिर सी बात है दिक्कत होगा, तो भी क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ जाएगा, नहीं रुकावट बढ़ जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा देखते हैं हम लोग। 1 नंबर, 2, 3, 4। फिलामेंट का उच्च प्रतिरोध, जाहिर सी बात है हम लोग उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उसका पतला करेंगे और लंबा बनाएंगे, यानी आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 46 नंबर। 46 नंबर, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह को दिशा को उलट देता है। यानी 1 नंबर, 2, 3, 4। सबसे पहले हम लोग विद्युत मोटर के बारे में जानें कि विद्युत मोटर है क्या, इसके बाद ही हम लोग ये जान पाएंगे कि प्रवाहित धारा को कैसे उल्टा किया जाता है। सबसे पहले हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग जानेंगे। लेफ्ट हैंड रूल में यानी हम लोग 3 अंगुली को इस तरह से 90 डिग्री एंगल पे करेंगे। एक ये अंगूठा हो गया, इसके बाद वाला को तर्जनी बोलते हैं और फिर बीच वाला को मध्यमा बोलते हैं। यानी इस तरह से हम लोग करेंगे कि वो 90 डिग्री एंगल पे हो जाए। जो मोटर हम लोग का वर्क करता है ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पे ही वर्क करता है। तो जो अंगूठा दर्शाता है वो किसको, अंगूठा से कहीं हम फोर्स लगाते हैं तो याद करने का तरीका है कि अंगूठा फोर्स को दर्शाता है। और ये तर्जनी, अंगूठा के बाद वाला जो अंगुली है वह दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र को। और मध्यमा जो है वो धारा को बताता है। यानी मोटर में धारा जिस दिशा में प्रवाह करेंगे उसके ऊपर जो अंगूठा रहेगा फोर्स उधर रखेगा, उधर लगेगा। और चुंबकीय क्षेत्र किधर काम करेगा, तो ये तर्जनी में। ये विद्युत मोटर का सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इसी को जानना था। अब हम लोग विद्युत मोटर के देखते हैं उसमें क्या क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक इस तरह से गोला का प्लेट, एक ये साइड एक ये साइड, यानी चुंबक रखेंगे। यह एक अस्थाई चुंबक होगा, यह चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये अस्थाई चुंबक हो गया। ठीक है, इसमें एक आर्मेचर बनाएंगे इस तरह से। मोटर आप लोग देखे होंगे तो शायद ये समझ सकते हैं। यहाँ पे आर्मेचर हो गया और यहाँ पे एक बनाएंगे विभक्त वलय। यहाँ पे एक 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, ये विभक्त वलय, विभक्त वलय। और यहाँ अटैच करेंगे एक पर ब्रश, दोनों साइड ब्रश लगा हुआ रहेगा, यानी यहाँ पे ब्रश अटैच करेंगे। और यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं करंट फ्लो करने के लिए, या तो लाइट विद्युत दे देते हैं या फिर बैटरी लगा देते हैं। यहाँ से करंट फ्लो करेंगे तो ये ब्रश है, ये ब्रश थ्रू यह वलय में इलेक्ट्रिक जाएगा और फिर ये इस तरह से जाते हुए इस तरह से बाहर आएगा। ये तो ये वलय है जो घूमेगा, एक बार यहाँ पे आएगा, यानी ये चेंज करता है प्रवाहित धारा को। कौन सा, ये विद्युत वलय जो यहाँ पे स्थित है, ये विद्युत वलय चेंज करता है।
विभक्त वलय है जो चेंज करता है, यानी आंसर इसका तीसरा हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जब परमाणु क्रमांक और नाभिकीय आवेश तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल, इसलिए लिथियम और फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट है कि लिथियम से फ्लोरीन तक। तो लिथियम हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि लिथियम कहीं यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ पे गैप, बोरोन, और यहाँ पे कहीं ये फ्लोरीन आएगा यहाँ पे। यानी ये इस तरह से बाएं से दाएं जा रहा है, या लेफ्ट से, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहा है। लेफ्ट से राइट जाने पे हमेशा ये जान लें, पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट कोई भी तत्व इधर जाता है तो उसका परमाणु त्रिज्या घटता है। यानी लेफ्ट टू राइट जाने में पीरियोडिक टेबल में परमाणु त्रिज्या घटता है, और अगर इस तरह से ऊपर से नीचे आए वर्ग के क्रम में, तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। यानी आवर्त के सापेक्ष लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटता है, और जैसे ही वर्ग के सापेक्ष ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। तो सबसे लास्ट वाला हम लोग परमाणु त्रिज्या क्या होगा, आवर्त के सापेक्ष घटता है, यानी लास्ट वाला घटता है। देखते हैं ऑप्शन यहाँ घटता है। ये दोनों में से 1 नंबर 2 3 4, और आगे देखते हैं। फिर जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ जाने में क्या होगा, परमाणु क्रमांक भी बढ़ता है। तो पहला परमाणु क्रमांक भी बढ़ता है, परमाणु क्रमांक भी बढ़ेगा, और नाभिकीय आवेश, हमेशा जाने आवेश भी लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पे घटता है आवेश। यानी आवेश भी, नाभिकीय आवेश जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या होगा, बढ़ता है। यानी 3 सही होगा, बढ़ता है घटता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल भी लिथियम और ये फ्लोरीन के सापेक्ष हम लोग देखेंगे तो इसमें भी आकर्षण बल लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ता है, यानी इसका 51 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक धुएं भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीकी किरण इनमें से किस कारण दिखाई देता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर 2 3 4। ये जैसे एक प्रकाश की किरण, बहुत छोटा सा, एक घर में एक छोटा सा छिद्र है, यहाँ सूर्य है, यहाँ से प्रकाश किरण इससे घर में इंटर किया, बिल्कुल एकदम पतला सा कहीं पे पड़ रहा है, ये दिखाई देता है। यह प्रक्रिया है जो इसको कहा जाता है। आप देखोगे उस प्रकाश के बीच में काफ़ी धूलकण दिखेंगे, यानी यह किसका है, यह कोलाइडियल कण है, इसको बोला जाता है कोलाइडियल कण है। और यह कण पे प्रकाश पड़कर विक्षेपण यानी परिकिरणन हो रहा है। यह कण पर पड़कर परिकिरणन या विक्षेपण एक ही होता है, यह हो रहा है। इस वजह से प्रकाश हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। इसको बोला जाता है प्रकाश का टिंडल प्रभाव भी इसको बोला जाता है। ये भी जान ले, यही टिंडल प्रभाव होता है। यानी इसका आंसर 1 हो जाए, प्रकाश का परिकिरणन यानी प्रकाश का विक्षेपण। क्योंकि धूल कण से प्रकाश पास हो रहा है तो धूल कण की वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा परिकिरणन या विक्षेपण हो रहा है, इस वजह से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यह एक इंग्लिश में ही क्वेश्चन था क्वेश्चन सेट में, तो इसको आइए हम लोग हिंदी में देखते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट्स द एयर पासेस फ्रॉम कोलैप्सिंग। यानी जो श्वसन क्रिया, जो श्वसन सिस्टम है, जो तंत्र है श्वसन तंत्र, उसमें एयर पासेज अगर वो कोलैप्स, कौन सा पार्ट कोलैप्स होगा जिससे एयर पास नहीं हो सकता। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि होता क्या क्या है।
श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पे वो कोलैप्स करेगा कि श्वसन नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नाक से श्वसन जाता है, सबसे पहले नोज आता है, फिर नोज से आता है नोजल कैविटी, नोजल कैविटी, कैविटी, फिर इसके बाद जाता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स जो गर्दन के ऊपर थोड़ा रखता है, गर्दन के आसपास का पार्ट फेरिंग्स बोलते हैं। फिर इसके बाद जाता है लेरिंग्स में, फेरिंग्स लेरिंग्स, यह भी गर्दन के पार्ट का है। फिर इसके बाद जाता है ट्रेकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया के पास ही इस तरह से एक कार्टिलेज बना होता है जो ट्रेकिया को खुला करके रखता है, जिससे हम लोग श्वसन लेते हैं तो अंदर जाता है। अगर ये ट्रेकिया के पास, जिसको रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं, ये अगर कोलैप्स कर गया तो फिर एयर पास नहीं, क्योंकि ट्रेकिया बंद हो जाएगा तो एयर यहाँ पे पास नहीं कर पाए, यानी रिंग ऑफ कार्टिलेज इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, यह एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट है, यानी पत्ती को काटा गया है, पत्ता है, किसी पेड़ का पत्ता है उसको काटा गया है। इस चित्र के अध्ययन से बताएं कौन सा सही होगा। यानी एक पतला सा आप जो पेड़ में पत्ता देखते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। एक पत्ता लेते हैं, उसको इस तरह से देखते हैं, सबसे ऊपर ये पार्ट, यानी ये जो ए नंबर दे रखा है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ऊपरी अधिचर्म, ऊपरी अधिचर्म। इसी तरह से एक पत्ता के नीचे का भी पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं निचली बाह्य त्वचा, यानी ऊपरी अधिचर्म, निचली अधिचर्म। ऊपरी अधिचर्म के यहाँ पे ऊपर यहीं पे बना हो रहता है हरित लवक, हरित लवक ऊपरी पार्ट में ही। और ऊपरी पार्ट के बाद एक यहाँ पे इस तरह से पत्ती में गोलाकार टाइप का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम और जाइलम, जो भोजन को संग्रह करके रखता है। फिर इसका एक पार्ट आता है, यहाँ पे होता है, यह खाली स्थान जो होता है वह वायु अवकाश होता है, वायु अवकाश होता है। तो हम लोग आइए जानते हैं आंसर क्या है। सबसे पहले देखेंगे ये ऊपरी, इसको क्या बोलेंगे, ऊपरी अधिचर्म। फिर यहाँ पे नीचे देखें ए नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ऊपरी अधिचर्म। बी नंबर यहाँ दे रखा है तो क्या हो जाएगा, निचली बाह्य त्वचा, ये वाला पार्ट। फिर ये कौन सा हो जाएगा, हरित लवक, यानी ई नंबर हरित लवक, ये वाला हरित लवक हो गया। फिर ये डी नंबर कौन सा हो जाएगा, वायु अवकाश हो जाएगा। फिर ये सी नंबर एक रक्षक कोशिका यहाँ पे रहता है। इसका आंसर देखेंगे हम लोग तो ये 55 हो जाएगा। बस 5 क्वेश्चन और है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन इनमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन इनमें किस अभिक्रिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे श्वसन। श्वसन दो तरह के श्वसन होता है, एक ऑक्सीजन के उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें श्वसन ग्लूकोज का ही, ग्लूकोज को डिकम्पोज करता है, उससे ऊर्जा का निर्माण करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्लूकोज को, यहाँ पे आता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में ग्लूकोज यही यहाँ पे कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में। ये पाइरूवेट यहाँ पे ऑक्सीजन के उपस्थिति में और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में फिर ये डिकम्पोज होता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जानेंगे
ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यहाँ पे निर्माण होता है CO2 प्लस जल और प्लस ATP। और इसके अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तो यह ईस्ट में होता है। यहाँ पे निर्माण करता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP। यहाँ पे भी ऊर्जा का निर्माण होता है, यहाँ पे भी ऊर्जा का निर्माण। ग्लूकोज का ही टूटना मेन काम होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 63 नंबर पे, 65 नंबर पे। इसमें 22 क्वेश्चन टोटल है, जो नंबर वाइज नहीं, जहाँ जिस सेट में जहाँ पे क्वेश्चन था उसी तरह से इसको किया गया है। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम। ओम के नियम हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ओम के नियम में अगर लंबाई को और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को और तापमान को नियत कर दिया जाए, नियत मतलब स्थिर कर दिया जाए, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है। यानी यहीं से यह फॉर्मूला निकलता है, V इक्वल टू, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और V इक्वल टू RI यहाँ पे होता है। जो V है यहाँ पे, यह विद्युत विभव है, विद्युत विभव। R यहाँ पे प्रतिरोध है और I यहाँ पे धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 67 नंबर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है। यानी यहाँ पे जल देखेंगे, या वर्षा का जल हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 4, सॉरी, इसका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट, 1 2 3 4। वह प्रक्रिया जिसको जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले वर्षा का जल, वर्षा जल हो या तालाब का जल हो या नदी का जल हो, यह मिट्टी द्वारा रिसकर अंदर पृथ्वी में जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंतःस्यंदन, अंतःस्यंदन। यह दूसरा आंसर होगा। यहाँ आते हैं 1 2 3 4। टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग, यहाँ पे कौन सा कथन सही है? टीन और लेड, टीन और लेड का प्रयोग होता है, सॉरी, एसएन और पीबी का प्रयोग होता है फ्यूज के तार बनाने में। ये सही है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। जाहिर सी बात है, फ्यूज होता है, इसको विद्युत पास करने के लिए ही बनाया जाता है, तो विद्युतमय तार से, ये भी सही होगा। आते हैं, फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होता है। यानी गलनांक उच्च होना चाहिए। फ्यूज तार को इसलिए लगाया जाता है कि कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो तो वो आसानी से गल जाए। यानी गलनांक उच्च नहीं होना चाहिए, गलनांक उसका निम्न होना चाहिए। गलनांक में फ्यूज तार का गलनांक भी निम्न होता है और प्रतिरोध भी निम्न होता है। प्रतिरोध निम्न इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके। तो इसका आंसर 1 और 2 सही होगा, यानी 1 और 2, ये वाला तीसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरो एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद और उत्पादन होते हैं। देखते हैं क्लोरो एल्कली होता क्या है। सबसे पहले क्लोरो एल्कली होता है, बोलते हैं NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड को जल के साथ, जल में सोडियम क्लोराइड को जल में, जल के विलयन में विद्युत को प्रवाह किया जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड और जल के विलयन में विद्युत प्रवाह किया जाता है। तो निर्माण यहाँ पे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस H2 हाइड्रोजन।
तो यहाँ पे देखते हैं क्लोरो एल्कली NaClH2O हो गया 3। तो कौन कौन निर्माण होता है, NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, यानी 1 2 3 4 ये वाला सही हो जाएगा। 76 नंबर में चलते हैं हम लोग। 70 यहाँ पे समीकरण को संतुलन करना है। देखते हैं समीकरण को कैसे संतुलन करते हैं। यहाँ पे जितना इधर होना चाहिए ये साइड भी अवकारक और प्रतिफल दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे Fe2 है और Fe कहेंगे तो पहले जो सबसे ज़्यादा होगा और एक होगा, एक ही जगह यूज होगा, उसको सबसे पहले इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे Fe2 है, यहाँ Fe, तो यहाँ सबसे पहले 2 लगाएंगे, जाहिर सी बात है 2 लगाएंगे। यहाँ हो गया Fe2 हो गया। यहाँ पे 4 दूना 2 एस आ गया, सल्फर एस आ गया। एस हम लोग देखेंगे तो एस यहाँ एक है, एस यहाँ एक है, यानी इक्वल है। यहाँ पे एस को अति नहीं करना। यहाँ 4 दूना 8 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन 3 2 5 3 8, यानी यहाँ भी ठीक है। अब कहीं पे कुछ नहीं, बस एक एक और एक से कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 1 1 1, यानी यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 से गुना करने पे कोई अथी नहीं होता, मान उसका डिफरेंस नहीं होता है। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, इसका आंसर 1 नंबर आ जाएगा। 2 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्दिष्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अनुभाग होते हैं। यहाँ पे जल और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अनुभाग होते हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से लेता है प्लस जल जो पौधा में मौजूद होता है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश रहता है, आता है, और पत्ता में क्लोरोफिल उपस्थिति होता है। यह अभिक्रिया करके यहाँ पे निर्माण क्या करता है, निर्माण करता है C6H12O6 प्लस O2 और यहाँ पे जल का निर्माण करता है। यहाँ पे समीकरण को संतुलन करेंगे। यहाँ कार्बन 6 है तो 6 यहाँ पे जाहिर सी बात है पहला में 6 लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभाग कितना होगा। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 6 लेंगे तो समीकरण संतुलन होगा। यहाँ पे भी जल का भी 6 भाग लेंगे तो जाके समीकरण संतुलन होगा, यानी इसका 6 6 आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। तो यहाँ पे बोला है आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रतक केंद्र से गुजरती है। आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच का बनने वाला कोण क्या होगा। तो दर्पण के बारे में हम लोग काफ़ी सारा क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो जैसे ये 1 नंबर 2 3 4, यहाँ पे ये दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण। यहाँ पे बोला आपतित किरण, सबसे पहले मुख्य अक्ष हो गया ये CF। अब बोल रहा है आपतित किरण। देखो मुख्य अक्ष सेंटर से जो भी लाइन पास होगा, चाहे आप इधर से पास कर दो चाहे आप इधर से पास कर दो, ये जाके वृत्त पे लंबवत ही पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा। तो बोल क्या रहा है, अवतल दर्पण के वक्रतक केंद्र से गुजरती है, यानी आप यहाँ से ऐसे गुजार दो या यहाँ से ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग देखते हैं इस लाइन पे ये केंद्र से पास हुआ, तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एक और हम लोग पहले देखते हैं, यह एक आया यहाँ पे और ये सेंटर हो गया, एक ये किरण यहाँ पे पड़ा आपतित किरण, ये यहाँ से लंबवत पड़ा, ये क्या हो गया अभिलंब, ये अभिलंब हो गया यहाँ पे पड़ा। और ये आपतित किरण और ये परिवर्तित किरण, यानी यहाँ पे एंगल क्यों बन रहा है, क्योंकि ये अक्ष से नहीं पास हो रहा है। यहाँ पे आपतित किरण आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ये लंबवत यहाँ से जाता है आपतित किरण तो ये पुनः इसी दिशा में लौट जाता है, यही बोला है। अगर ये कहीं यहाँ पे पास करता, ये इसको छोड़ के कहीं से पास करेगा
तो पुनः उसी दिशा में नहीं लौटेगा। अगर जहाँ सेंटर से पास करता है तो फिर यहाँ पे, चलो ठीक है यहाँ पे बना दिया, ये आपतित किरण हो गया। और अभिलंब भी यहीं पे हो गया। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा हो जाएगा, 0 डिग्री का कोण हो जाएगा, यानी परिवर्तित किरण भी इसी से पास हो जाएगा, यानी ये 0 डिग्री आंसर हो गया। ये सेट कंप्लीट हो गया।